हेलो गाइस, वेलकम टू हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस HICS। तो टेस्ट डिस्कशन में हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में लगभग 54 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इंक्लूड्स। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के कंपोनेंट्स में क्या क्या था, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, उनमें से आपको बताना है कौन सी सही है। एडवांस्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, यही सबसे बड़ी बात थी कि एडवांस वैरायटी ऑफ सीड्स लाया गया था, राइट। और इरिगेशन, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और केमिकल पेस्ट एंड जर्मेसाइड्स। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन में, राइट। और इसके अलावा रासायनिक कीट और जीवाणुनाशी फर्टिलाइजर, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ यूज़ की गई थी, राइट। तो इसके कंपोनेंट में सारी चीज़ें थी। अब ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, असर्शन और रीजन, राइट। 56 नंबर क्वेश्चन, असर्शन। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP इज वे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंटरफेयर इन द मार्केट, राइट। रीजन, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ सोविंग ऑफ क्रॉप्स। तो इसमें ये हम देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें क्या है कि MSP के थ्रू गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर करती है। कैसे कि सपोज अब हमारे कहते हैं कि भारत का किसान है और भारत में खेती बहुत ही पिछड़े लेवल पे होती है, राइट। हम डेवलप कंट्री में नहीं आते, तो खेती का भी उस पर असर, खेती पर भी उसका असर पड़ता है। तो क्या होता है कि मार्केट के ऊपर हम एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ सकते। अगर किसान ने कोई क्रॉप्स या किसी फसल की बुआई करी है, अब ये सोच के किया कि सपोज 1200 रुपये कुंटल हमें मिलना चाहिए, और रेट पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और रेट 1000 रुपये कुंटल पर आ जाए, तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा, राइट। तो इससे लॉन्ग टर्म भी नुकसान होता है, क्या कि वो क्रॉप या वो फसल फिर अगली बार किसान नहीं उपजाएगा। तो इससे क्या होगा, वही क्रॉप नेक्स्ट सीजन में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अवेलेबिलिटी भी बनी रहे और किसान को नुकसान ना हो, इसके वजह से इसके लिए MSP लाया गया है। तो ये इंटरफेयर कर रहा है मार्केट में बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिल्कुल बुआई के टाइम पर ही इसकी घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हुए, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउडिंग आउट क्या है। ये इकोनॉमी का एक टर्म है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्राउडिंग आउट डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बाय गवर्नमेंट, नहीं, तो इसको तो डिस इन्वेस्टमेंट भी ही बोलते हैं। गिविंग सब्सिडीज टू डोमेस्टिक कंपनीज एट इंटरनेशनल लेवल, नहीं। विड्रॉल ऑफ रिसोर्सेज बाय द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, तो ये आपका सही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं। इसके थ्रू क्या होता है, क्राउडिंग आउट के थ्रू, कि एक कंपनी पैसा जुटाती है पब्लिक प्लेटफॉर्म से या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके, तो नाम से भी लग रहा है क्राउडिंग आउट, ठीक है। और इसके अलावा इसमें पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार से सरकार या प्राइवेट सेक्टर दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फंड जुटाने से है क्राउडिंग आउट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विड्रॉल ऑफ रिसोर्सेज बाय द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब 58 क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट विल बी इक्वल टू बजटरी डेफिसिट इफ, ये 3 स्टेटमेंट हैं, 4, और इसमें से हमें जानना है कि इसमें कौन सा कारण हो सकता है कि फिजिकल डिफिसिट विल बी इक्वल टू बजटरी डिफिसिट। अब इसमें जानना है कि फिजिकल डिफिसिट और बजटरी डिफिसिट क्या होता है। ये इकोनॉमी का बहुत टफ टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे डिफिसिट होते हैं, जैसे रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट,
और बजटरी डेफिसिट, प्राइमरी बजटरी डेफिसिट। तो इसमें जैसे जैसे टेस्ट होगा इसके बारे में हम पूछते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो फिलहाल हमें फिजिकल डेफिसिट जानना है क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटे में या फिजिकल डेफिसिट में पूरे साल की सरकार की कुल प्राप्ति, ठीक है, यानी कुल आय और कुल खर्च, इसी के बीच अंतर होता है। यानी खर्च बढ़ जाता है और आय कम रहता है तो वो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, राजकोषीय घाटा हो जाता है। अब राजकोषीय घाटा कैसे बनता है? तो राजकोषीय घाटे में कई तरह के मद होते हैं जो बजट में नहीं आते, राइट। जैसे पेंशन देते हैं हम, जैसे हम उधारियों के लिए ब्याज देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा पेंशन, वेतन भत्ते, ये सारे खर्चे होते हैं। तो आय कम होता है और खर्चा ज़्यादा हो जाता है तो फिजिकल डेफिसिट होता है। अब इसे हम पूरा करते हैं, गवर्नमेंट पूरा करती है। कैसे पूरा करती है? तो या तो लोन लेगी बाहर से, या जो सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है वो ये कहा जाता है कि या तो आप फिजिकल डेफिसिट ही कम रखिए या थोड़ा बहुत रखिए। जो थोड़ा बहुत रखेंगे उसकी पूर्ति आप कहाँ से कर सकते हैं? अपने रिजर्व बैंक से, वहाँ से नोटों को छाप करके, ठीक, नए नोट निर्गमन करके। तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया। अब बजटरी डेफिसिट क्या होगा? तो बजट में कुल आय और कुल व्यय में अंतर, यानी आय कम है और खर्च ज्यादा है। ध्यान रखिए, फिजिकल में आपके वो मद आ जाते हैं जो, मतलब ऐसे मद आ जाते हैं जैसे वेतन भत्ते और ब्याज आएगी, जिनसे आपको दोबारा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, ठीक है, वो फिजिकल में आ जाते हैं। लेकिन बजट में आपके एक साल के किए गए कुल आय व्यय खर्चा और ऐसा खर्चा जिनसे आपको इनकम भी होना हो, राइट, वो बजट में आता है। और आय और व्यय में यहाँ पर भी अंतर कहलाता है बजटरी डेफिसिट। तो ऐसा हम क्या करें कि फिजिकल डेफिसिट बजटरी डेफिसिट के बराबर हो जाए, ठीक है। कुल क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फिजिकल गैप शुड ओनली बी मेट थ्रू ट्रेजरी बिल्स और द रिजर्व बैंक। गवर्नमेंट मेक revenue receipt zero, government make revenue expenditure zero and increase capital receipts. Government should reduce capital receipt to zero and increase revenue. अब ये इंक्रीज करना, रेवेन्यू इंक्रीज करना हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट। एक संभावना होती है कि हमारे इतनी इतनी रेवेन्यू मिल सकती है, लेकिन साथ में आपके एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो हो सकता है वो ये है कि गवर्नमेंट मेक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीरो, सॉरी, गवर्नमेंट इसकी पूर्ति करे, इससे ट्रेजरी बिल्स और रिजर्व बैंक से। वही बात कि रिजर्व बैंक नए नोटों का निर्गमन करे, नए नोट छापे और उससे फिजिकल डेफिसिट को पूरा करे। हालांकि ये नुकसानदेह होता है, इसलिए कहा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ए, राइट। तो ये हमारा हो गया 58 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब द यूनाइटेड नेशंस, 59 नंबर क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशंस कंसीडर्स एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल एसेंशियल इंक्लूड इन इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विच ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज रिलेटेड टू इट। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किए थे कि हमारे 17 गोल होंगे, और उन गोल्स में बेसिक सी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगा, राइट। तो इसमें 7 ऐसे लक्ष्य थे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है, पर्सन्स के, ठीक है, यानी लोगों के वित्तीय स्थिरता लाने से है। तो वो कितने गोल हैं? 7। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 7। अब ये 7 आपको, या 17 जो कुल गोल हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको पढ़ने की जरूरत है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें एसेंशियल एंड इंक्लूड्स फाइनेंशियल, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस टू ऑल, ये कितने गोल हैं? 7, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन।
विच कंपनी हैज लॉन्च्ड मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग campaign for the cooperation and appreciation of small and medium businesses। तो ये काम शुरू किया था गूगल ने। बेसिकली यहाँ से कोई कंपनी अपने उत्पाद पर फीडबैक ले सकती है, राइट, और फीडबैक लेकर के अपने काम को बेहतर बना सकती है, उसमें सुधार कर सकती है। तो उसने इसी के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन फॉर द कोऑपरेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए शुरू किया था। किसने? गूगल ने। ठीक है, चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। विथ रिगार्ड टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 consider the following statements। India rank 94 in this index of 107 countries। तो बिल्कुल सही बात है कि कुल 107 कंट्रीज होती हैं, उन्हीं पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है। उसमें इंडिया का कौन सा रैंक है? तो वो 94th है। तो ये स्टेटमेंट सही हुआ, राइट। इंडिया इज इन द सीरियस कैटेगरी विथ अ स्कोर ऑफ 27.2। ये भी सही है, और इंडिया का स्कोर यही है 27.2, राइट। और ये किस में आता है? सीरियस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रहे ना रहे, लेकिन ये याद रखना है कि इंडिया एक सीरियस कैटेगरी में आता है हंगर इंडेक्स में। ठीक है, तो ये दोनों सही हुए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू गो लाइव which of the following option is correct? Go Live, it is the UPI payment system of Facebook owned WhatsApp. It is a web service launched by Google from the users of India. It is the name of service being provided by the Ministry of Tourism to Bharat Darshan। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये एक UPI पेमेंट सिस्टम है जो फेसबुक ने शुरू किया था व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग? इसको कहते हैं हिंदी में हीनार्थ प्रबंधन। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी हीनार्थ प्रबंधन, यही जो हमने अभी फिजिकल डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड है। तो लोन प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक यूनिट्स फॉर फाइनेंस नो। न्यू करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक, सी ऑप्शन, कि फिजिकल डेफिसिट को पूरा किया जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा। और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? रिजर्व बैंक न्यू करेंसी इशू करती है, राइट, ताकि वो फिजिकल डेफिसिट को पूरा कर सके। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, ये ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट। Which of the following statement is not correct with reference to abolition of title as mentioned in Article 18 of the Constitution of India? हमने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो स्टेट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और हरियाणा में भी पूछा जाएगा। तो उसमें से हम आपको समय समय पर वो आर्टिकल देते रहेंगे और वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देते रहेंगे। ठीक है, तो इससे आपका पॉलिटी के जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, वो तैयार होंगे, राइट। विथ 395 आर्टिकल्स हैं तो आप कहाँ तक याद करेंगे? ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 18 क्या है कि इसको कहते हैं उपाधियों का निषेध। इसको समझना, उपाधियों का निषेध माने उपाधियों पर रोक, उपाधि कोई नहीं ली जाएगी। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक ऑर्डर्स। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। नो सिटीजन ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट एनी डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। इसमें आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। ठीक है, भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आर नॉट टाइटल्स, राइट। डी Parliament has enacted an act under Article 35 of the Constitution regarding its violation। तो ये गलत बात है
इसके संबंध में अभी तक कोई कानून नहीं बना है इसके वायलेशन के लिए, ये केवल संविधान में डाला गया है। उपाधियों का अंत, राइट। इसमें क्या है, द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल अदर देन मिलिट्री और एकेडमिक। एकेडमिक में वही आता है पद्म भूषण पद्मश्री, राइट, वो सम्मान जो गवर्नमेंट जो द्वारा दिया जाता है, और मिलिट्री का आप जानते ही हैं। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। नो सिटीजन ऑफ इंडिया विल एक्सेप्ट एनी डिग्री फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट, ये भी सही है कि आप किसी देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, राइट। फिर भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये भी एक टाइटल हैं और ये गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, तो इससे ये एक्सेप्टेबल है, इन्हें उपाधि नहीं कहते, राइट। पार्लियामेंट ने कोई इस पर अभी तक डिसीजन या कोई कानून नहीं बनाया है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है आर्टिकल 18 से, ठीक। ओके, अब 65 नंबर क्वेश्चन। आई फील दैट no matters how good the constitution may be, if those people who are assigned to implement the constitution get it bad, then it will be definitely proved to be bad. Who statement in this is this, मतलब ये स्टेटमेंट किसने बोला था या किसने दिया था, राइट। तो हम सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर सही रहेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे अच्छा बनेगा, अगर वो लोग ही बुरे हो गए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बुरा हो सकता है, ठीक है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, कब, आप जानते हैं 26 नवंबर 1949, ठीक है, इसी समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था, राइट। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। On what basis can a member of parliament not be disqualified from member of parliament? अब हमने आपको बताया था कि ये 10th शेड्यूल में आता है, इसको कहते हैं दल बदल। इसी आधार पर एक पार्लियामेंट मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, राइट। तो इसमें ही हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, राइट। तो इस आधार पर उसको कैंसिल किया जा सकता है। ही हैज रिलिंक्विश्ड मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, इस आधार पर भी उसका मेंबरशिप लिया जा सकता है या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही हैज नॉमिनेटेड मेंबर एंड हैज टेकन मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ। तो जो एमपी और नॉमिनेटेड होते हैं, राइट, जैसे आपने सुना है कि 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, वो 6 महीने बाद एक पार्टी में जा सकते हैं, किसी पार्टी में, तो उनके ऊपर ये 10th शेड्यूल काम नहीं करता है, उन्हें इससे छूट दी गई है, ठीक है। तो ये सी सही है। और ही वॉज इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर बट नाउ ही हैज टेकन मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ, नहीं, ये गलत बात है। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट मेंबर बनता है, चुन के जाता है, तो वो 6 महीने के बाद भी किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनेटेड है वो 6 महीने बाद एक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। ओके, तो 66 हो गया। 67, आर्टिकल 29 of the Constitution of India gives citizens the right to maintain their language, script and culture. Which class of citizens have this right? तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के ऊपर है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं, राइट टू मेंटेन, ठीक है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता बोलते हैं और ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को मिली हुई है, ठीक है, आर्टिकल 29, राइट, ठीक है। 68, देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया बट सम रिस्ट्रिक्शन हैव आल्सो बीन इम्पोज्ड ऑन इट, राइट। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज नॉट बीन बैंड इन रिलेशन टू द बैन ऑन रिलीजन एंड फ्रीडम? तो रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड पब्लिक हेल्थ,
रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ अदर रिलीजन, ये नहीं है रिलीजन फ्रीडम में। ठीक है, रिलीजन फ्रीडम में क्या है कि आप अपने धर्म को पढ़ा सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, और उसके लिए आप किसी पर टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। ओके, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि किसी और के रिलीजन को आप रिस्ट्रिक्ट करें। रिस्ट्रिक्शन फॉर प्रमोशन ऑफ अदर रिलीजन, ये नहीं हो सकता, बाकी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 69, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 21 आर्टिकल बहुत डिबेटेड है, उस पर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, और इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट जानना है। ठीक है, द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल फ्रीडम ओनली, बिल्कुल ये बात सही है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अननेचुरल इंटरफेरेंस इन अ पर्सनस पर्सनल लाइफ, बिल्कुल ये पर्सनल लाइफ को अंडर आर्टिकल 21 में जगह मिली हुई है। ठीक है, सी ऑप्शन, इट्स ओनली प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट इंटरफेरेंस, इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, तो सी आंसर होगा, इट ओनली प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं। बाकी ये प्रोटेक्शन देता है आपको, जुडिशरी से भी देता है और एग्जीक्यूटिव से भी देता है, हालांकि जुडिशरी ही इसकी रक्षा करती है, क्योंकि जुडिशरी ने ही आर्टिकल 21 को कहते हैं कि उसको बहुत बड़ा बना दिया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बना दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है करंट में। द 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड, अभी जानते हैं कि ये हुआ था, और इसी के थ्रू EWS को 10% का रिजर्वेशन मिला है, वो यही है 103rd अमेंडमेंट, राइट। और तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉन एक्सटिंक्शन नहीं, ठीक है, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी में EWS को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, राइट। फ्रॉम वेयर डिड द फर्स्ट किसान ट्रेन रन, भारत में पहला किसान ट्रेन चलाया गया, तो सवाल यही है कि ये कहाँ पर चलाया गया है, राइट। तो ये आपका दानापुर एक जगह है, इसमें है कि नहीं है दानापुर, हाँ, दिवाली टू दानापुर। ठीक है, अगर एक दो चीज़ें रहती हैं इसीलिए बोलते हैं ये प्री है, राइट, क्योंकि आपको ऑप्शन देख करके भी चीज़ों को याद करना होता है। तो दिवाली टू दानापुर ये है महाराष्ट्र में, राइट। ये पहली ट्रेन, फर्स्ट किसान ट्रेन चलाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, स्पुतनिक वी, क्योंकि अभी कोविड था, कोरोना था, वैक्सीन था, बहुत कुछ चीज़ें थी, लॉकडाउन था, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई और वहाँ से भी सवाल बनेंगे। तो स्पुतनिक वी के बारे में आपने सुना था, स्पुतनिक वी क्या है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो अ वैक्सीन ऑफ कोविड-19, ये आंसर हो जाएगा। रशियन सबमरीन नहीं है, रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, स्पुतनिक वी क्या है, अ वैक्सीन ऑफ कोविड-19। हाँ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था अभी हमारे कोविड के टाइम में ही। रिसेंटली ऑपरेशन समुद्र सेतु रन बाय द नेवी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेफ इवेक्यूएशन ऑफ पीपल फ्रॉम द स्टॉर्म इन बे ऑफ बंगाल नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कोविड से रिलेटेड था तो कुछ वैसा ही होगा। ब्रिंगिंग बैक इंडियंस ट्रैप्ड अब्रोड ड्यू टू कोविड-19, ठीक है, ये आंसर हमें मिल गया। डिलीवरिंग रिलीफ मटेरियल्स टू द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका नहीं। नेवल एक्सरसाइज विथ ऑस्ट्रेलिया नहीं।
तो ये सी इसका आंसर होगा। बेसिकली हुआ ये था कि मालदीव में कोविड की वजह से कई लोग फंस गए थे, ठीक है। तो मालदीव से इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसको कहते हैं समुद्र सेतु, और इसी के थ्रू उन इंडियंस को लाया गया था, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा, ब्रिंगिंग बैक इंडियंस ट्रैप्ड अब्रॉड ड्यू टू कोविड-19। ओके। The central government has recently launched the championship portal. This portal is related to which of the following? तो आपको बताना है कि चैंपियंस पोर्टल एक लॉन्च किया गया था हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पोर्टल किसके लिए था? चैंपियंस पोर्टल, राइट। तो बाय एडवांसिंग एमएसएमई सेक्टर, encouraging innovations in education, strengthening public health service, by encouraging innovation in the health sector। तो इसका आंसर हो जाएगा एमएसएमई सेक्टर के एडवांसिंग के लिए लाया गया था गवर्नमेंट का चैंपियंस पोर्टल, ठीक है। करंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 75। रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सीओ इसको कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन was in the news. What context does this sentence to refer? Declares the place or nationality of manufactured goods। ये इसका आंसर है, राइट। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बेसिकली ये दिखाता है कि कोई उत्पाद अगर इंडिया में आ रहा है तो वो किस देश से आ रहा है, ठीक है। तो वो प्लेस और नेशनलिटी को शो करता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इससे क्या होता है? टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेवेंटी 76 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ UN 75 विच हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली? तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि UN का, यूनाइटेड नेशन का अभी 75वीं वर्षगांठ था, राइट, 2020 में। तो 75वीं वर्षगांठ पे इन्होंने एक सम्मेलन किया था। उस सम्मेलन में कुछ बातें हुई थी, उन्हीं बातों पूछ रहा है कि वो क्या था। नेगोशिएशन ऑन ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर फ्यूचर नीड्स एंड फ्यूचर वी वांट, यही उसका थीम था, द फ्यूचर वी वांट, राइट। कि फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं। इस पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी कि अलग तरीके से अब हिंसा हो रहा है, नए पैटर्न पर हिंसा हो रहा है, उस पर भी हमें काम करना है। फिर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर भी काम करना है, पॉल्यूशन पे भी काम करना है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों पर कि फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, इसी पर लेकर के चर्चा हुई थी, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन देख लें। ग्रोथ ऑफ हेल्थ सर्विस, नहीं। टू प्रोवाइड अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल कोऑपरेशन, नो। प्रोग्रेस ऑफ पुअर कंट्रीज थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन, नो। तो ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर। कैमल्स और रेटिंग एजेंसी है, तो ये रेटिंग करती है किसके लिए, ये हमें बताना है। कैमल्स टू मेजर क्वालिटी ऑफ बैंक एट इंटरनेशनल लेवल। तो अब हम बिना किसी और पे जाए टाइम खराब करके इसको करते हैं कि इसका यही आंसर होगा। कैमल्स बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी है और इसे अमेरिका ने शुरू किया था, ठीक है। अमेरिका के फेडरल बैंक ने वहाँ के दूसरे कॉमर्शियल बैंकों के लिए एक मानक बनाया था कि इस मानक के आधार पर बैंकों की हम रेटिंग करेंगे और बैंकों पर एक तरीके से कार्रवाई या कहेंगे रेगुलेट करेंगे, ताकि वो मार्केट से गलत काम ना कर पाएँ या लोगों का विश्वास ना ख़त्म हो या वो बैंक चलती रहे ठीक से, ठीक है। तो ये एक रेगुलेशन है और आई थिंक कि 1990 में ये इंडिया में भी शुरू किया गया था, 1990 में, ठीक है। और अमेरिका में ये शायद 1950, अब अमेरिका का याद नहीं है लेकिन इंडिया का यही याद है, ठीक है। तो और इसे रिजर्व बैंक करता है ये रेटिंग, ठीक है। हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के लिए
कैमल्स रेटिंग होता है कौन करता है? रिजर्व बैंक, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, who has been declared the winner of the United Nations Investment Promotion Award for 2020 by the United Nations, यानी अंकटाड। तो अंकटाड who has been declared the winner of the United Nations Investment Promotion Award 2020, इन्वेस्टमेंट इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, यही इस अवार्ड को जीता था और अंकटाड ने इसे डिक्लेयर किया था विनर। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंकटाड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस कैटेगरी में नहीं ला सकता। ठीक है, उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी बड़ी संस्था है, और एशियन, ये तो है ही है। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा, इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया। इसने ये विनर है यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड का, राइट। ठीक है, अ पर्सन विल बी कंसिडर एज अ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, यानी अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, तो एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, एक है अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे यहाँ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड कौन होता है? इट डज नॉट वांट टू वर्क ऑन प्रिवेलिंग वेज रेट। ये ऐच्छिक बेरोजगारी हो गई। अगर कोई इसलिए बेरोजगार है कि मार्केट रेट पर वो काम नहीं करना चाहता, इसका मतलब वो बेरोजगार तो हुआ नहीं, वो जानबूझ के काम नहीं करना चाह रहा, राइट। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ही इज रेडी टू वर्क एट प्रिवेलिंग मार्केट वेज रेट बट डज नॉट गेट एम्प्लॉयड। यही होगा कि कोई किसी भी रेट पर काम करने को तैयार है, या मार्केट रेट पर काम करने को तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, राइट। तो उसे बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट पुट इंडिया इज करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट रिसेंटली। मतलब इंडिया को अभी हाल में करेंसी मैनिपुलेटर के रूप में, करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर उसको चिन्हित किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, डिपार्टमेंट पुट इंडिया इन करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट रिसेंटली, हाल ही में वॉच लिस्ट में किसने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाला है? अब करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था अपने इसके पहले वाले क्लास में कि एक होता है मुद्रा अवमूल्यन। ठीक है, तो मुद्रा अवमूल्यन ही करेंसी मैनिपुलेटिंग है। क्या ये कौन करता है? चाइना करता है बहुत ज़्यादा, कि इसके पैसे का अगर रेट बढ़ जाता है तो वहाँ आयात निर्यात करने में परेशानी होती है, और आयात आसानी से होता है। वो नहीं चाहता कि हमारे यहाँ ज़्यादा आयात हो, वो चाहता है कि हमारा निर्यात करें, यानी हम अपनी चीज़ों लोगों को बेच सकें, ताकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ये करने के लिए वो अपने करेंसी को मैनिपुलेट करता है, तो मुद्रा का अवमूल्यन करता है। अब इसमें इंडिया को भी डाल दिया गया है, राइट, केवल निगरानी रखने के लिए। ठीक है, तो ये काम किसने किया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशन, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, इसी ने इंडिया को इस वॉच लिस्ट में डाला है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जिनको डाला गया है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वियतनाम है, इंडिया, थाईलैंड, ताइवान, इन सब को इस वॉच लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, हालांकि लोग जानबूझ के करेंसी मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन इनका मानना है कि लोग जानबूझ के करेंसी मैनिपुलेट करते हैं, राइट। तो इस बात की निगरानी करेंगे। ठीक है, 81 क्वेश्चन, कंपनसेटरी एंड कंटिंजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज
CCFF इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आपको बताना है कि CC डबल एफ इसको बोलते हैं क्षतिपूरक वित्तीय सुविधा, राइट। ये किसके द्वारा, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, राइट। तो यूरोपियन यूनियन नहीं है, अभी बता दो इसमें क्या होता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये काम करता है, कंपनसेटरी एंड कंटिजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज देता है, और ये उन कंट्रीज को देता है जो डेवलप नहीं है, राइट। यानी एक होता है विकसित अर्थव्यवस्था, चलिए तो इस बारे में बात करेंगे। जो डेवलप नहीं है, खासकर से वो कंट्रीज आती हैं जो अनडेवलप है, जहाँ की अर्थव्यवस्था का ज़्यादा भाग कृषि में लगा हुआ है, ठीक है। यानी प्राथमिक उत्पादन करता है, और प्राथमिक उत्पादन करने के लिए उसे अपने प्राथमिक उत्पादन के द्वारा ही उसके रोज की जीवनचर्या चलती है, यानी रोज का खर्चा चलता है, ऐसे देश हैं, राइट। तो इनके लिए ये एक तरीके से फैसिलिटी बनाई गई है कि वो यहाँ से कर्ज ले सकते हैं, किससे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। ये एक फैसिलिटी है, कौन देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये उन देशों को मिलता है जिनका ज़्यादातर इनकम का पार्ट कृषि से होता है। जैसे इंडिया का ज़्यादातर तो नहीं होता, कुछ एक समय था जब इंडिया का ज़्यादातर इनकम कृषि से ही होता था, तो उस समय इंडिया में था, अभी नहीं है, क्योंकि इंडिया का ज़्यादातर इनकम इसके अ, तीसरे सेक्टर से आता है, सर्विस सेक्टर से, ठीक है। तो इंडिया विकासशील अर्थव्यवस्था में आ गया है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Where was India's first international financial service center established? तो हम इसको जानते हैं, गिफ्ट सिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये गिफ्ट सिटी वही है, और ये कहाँ पर है, गांधीनगर में। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, राइट, गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, गांधीनगर में, ठीक है। गांधीनगर यानी गुजरात। हम्म अन्नपूर्णा स्कीम इज वर्किंग अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी अन्नपूर्णा स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, राइट। तो अन्नपूर्णा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है। कौन सा, अन्नपूर्णा स्कीम। तो आपको ध्यान रखना है, अन्नपूर्णा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऐसे कुछ स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ से अक्सर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और इसमें वो लोग कवर किए जाते हैं कि आपने सुना होगा नेशनल इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 65 साल के लोगों को दिया जाता है, या 65 साल के ऊपर को। तो जो नेशनल इंश्योरेंस स्कीम में नहीं आ पाए, कवर हो पाए हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा स्कीम शुरू किया गया है, और उसमें यह है कि 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पर मंथ अनाज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आंसर होगा बी। What is the labor force of a country? People in the age group of 13 to 60 who are employed. तो हमें जानते हैं कि 16 से 65 साल के लोग जो एम्प्लॉयड हैं वही लेबर फोर्स कहलाएंगे किसी देश के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि 13 साल के बच्चे, हमारे यहाँ एक तो लॉ भी है कि 14 साल से बच्चों को आप काम नहीं करा सकते, ठीक है, तो 13 साल नहीं होगा। फिर वर्क एज 14 से 65 साल, तो 14 उसी रेंज में आ गया, ये भी नहीं होगा। इन द ग्रुप ऑफ 13 से 65, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 16 से 65 हु आर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, देज आर लेबर फोर्स। बैंक रन, व्हाट इज बैंक रन,
बैंक रन क्या है, तो पहले देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। ब्रांचेस ओपन बाय बैंक्स ऑन डिफरेंट प्लेसेस, मर्ज ऑफ इंडियन बैंक्स इन फॉरेन बैंक्स, a situation where everybody wants to take money out of one's bank account before the bank run out of service। तो इसका सी आंसर होगा। बैंक रन वही कंडीशन होता है ये बैंक से पब्लिक का भरोसा उठने लगे, राइट। तो वो पब्लिक ये चाहती है कि इसके दिवालिया होने से पहले हम अपना पैसा निकाल लें। जब लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पैसा निकालना शुरू कर देते हैं तो बैंक रन कर जाता है, राइट। तो यही है बैंक रन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। A situation where everybody wants to take money out of one's bank account before the bank run out of service। According to the report released in January 2021 by the International Monetary Fund, what is the percentage of decline in global economic output for the year 2021? इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि लॉकडाउन में, कोविड के टाइम में लॉकडाउन रहा, पूरे दुनिया में लॉकडाउन रहा, सारी देशों की आर्थिक गतिविधियां रुकी रहीं, तो उसमें जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी में कितनी कमी आएगी? तो इसका आंसर था 3.5% पूरी दुनिया की जीडीपी में कमी आएगी, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये अनुमान लगाया है, और कितना अनुमान लगाया है? 3.5% का। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड चूज द इनकरेक्ट वन, यानी कि आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड 23 सितंबर 2018। आपको स्कीम्स, कोई बड़े स्कीम्स हैं उनकी डेट आपको याद रखनी है, कब लॉन्च हुआ था। मे बी कि ये डेट याद ना रहे, लेकिन ईयर तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, ये भी सही है। दिस स्कीम हैज लिमिटेड ऑफ 5 मेंबर फैमिली, दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राइट। इसमें कौन सा इनकरेक्ट पूछ रहा है? तो आपने ये चीज जिसमें देखा पढ़ा होगा वो है, एक गवर्नमेंट का ये एक प्लान था, उसी से रिलेटेड था, इसीलिए इसको इसमें डाला गया है ताकि आप लोगों को भी याद रहे, ठीक है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, हाँ यही था, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, NHIS। इसमें था कि 5 लोगों को पर फैमिली लिमिट किया गया था, लेकिन जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ये नहीं है कि किस फैमिली में, एक फैमिली के कितने मेंबर को ये बेनिफिट मिलेगा, राइट। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर से देख लीजिए सी क्या कह रहा है। दिस स्कीम हैज अ लिमिटेड ऑफ 5 मेंबर पर फैमिली, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि मेंबर्स को डिफाइन नहीं किया गया कि एक फैमिली से कितने मेंबर होंगे, वो है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली द टर्म एबोनॉमिक्स हैज बीन डिस्कशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? एबोनॉमिक्स के बाद आप बारे में आपने सुना होगा, जैसे मोदीनॉमिक्स है वैसे ही एबोनॉमिक्स है। अब ये किसके नाम से है? तो शिंजो अबे के नाम पे पड़ा था, और शिंजो अबे कौन है? जापान के प्रधानमंत्री थे, अभी नहीं है, राइट। तो शिंजो अबे ने कुछ ऐसे रूल लेकर के आए थे जिससे जापान की इकोनॉमी को, जो कि रिसेशन में था, उसको थोड़ा बाहर निकाल सके, राइट। उसी के थ्रू, उसी से रिलेटेड आपने देखा था कि प्रधानमंत्री कई बार हमारे गए थे जापान, और वहाँ से काफ़ी मदद लेके आए, काफ़ी पैसे लेके आए, कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो वो उसी का पार्ट था, ठीक है। तो इसका जाहिर सी बात है ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? सी। शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के नाम पर पड़ा है एबोनॉमिक्स, राइट। अब एबोनॉमिक्स के थ्रू उन्होंने कुछ कुछ जो काम किया था वो ये है
कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए, राइट, जैसे फिस्कल राजकोषीय प्रोत्साहन बोलते हैं, ताकि वहाँ की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, राजकोषीय प्रोत्साहन के द्वारा। इसके अलावा कुछ ऐसी छूट दी थी अपने अर्थव्यवस्था में ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ कर पाएँ, राइट। फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी किए थे अपनी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इसी के आधार पर इसको एबोनॉमिक्स कहा गया, शिंजो अबे के नाम पे। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी जापान। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनकम टैक्स इन इंडिया एंड चूज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, ठीक है। इनकम टैक्स स्टार्टेड इन इंडिया ऑन 24 जुलाई 1860, ये बिल्कुल सही है। और हाँ ठीक है, तो 24 जुलाई आपको याद रहे ना रहे, लेकिन 1860 याद रखना है। अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी ये आता है कि इनकम टैक्स लगाने की मांग की जा रही थी ताकि देश की जो गरीब जनता है उसको कुछ सहायता मिल सके। और उस समय जो भारत के अपर लेयर, यानी जो कहे कि अमीर लोग थे, वो ज़्यादातर अंग्रेजी थे। तो इसमें भारत इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगलर थे, यानी सॉरी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, राइट, उन्होंने इसकी मांग की थी कि इनकम टैक्स लगाया जाए, ठीक है। तो ये 1860 की बात है। जेम्स विल्सन इंट्रोड्यूस्ड टैक्स इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ही 1860 में बजट पेश किया था और इसी बजट में इनकम टैक्स लगाने की बात कही गई। तो ये दोनों सही हुए। फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, इफ अ पर्सन इज आउट ऑफ कंट्री कंटिन्यूसली फॉर 182 days, then his foreign income will not be taxed in India. एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड टैक्स इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेंट्रल लिस्ट, यही गलत है, याद करिए। 7th शेड्यूल के बारे में हमने बात किया था, इसमें 3 लिस्ट बनाए गए हैं। स्टेट लिस्ट कहते हैं एक को, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में आएगा। तो एग्रीकल्चर लिस्ट और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये दोनों ये किस में आएंगे, स्टेट लिस्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 89 का आंसर डी, ठीक है। ओके, 90 क्वेश्चन, व्हाट इज टैक्स हेवन, द टर्म ऑफन सीन इन न्यूज। अक्सर हम समझ देखते हैं टैक्स हेवन क्या है। तो द कंट्री और प्लेस विच imposes zero tax on domestic companies to protect them, ठीक है। the country or place which gives exemption in tax to foreign investors. tax haven means to give exemption in CSR नहीं है, CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडिया ने लागू किया है, राइट। और ये कंपनी पर लगाया जाता है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपनी टोटल इनकम कुछ पैसा दान करिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। टैक्स हेवन मीन्स टैक्स एग्जाम्पशन गिवन टू सोशली डिप्राइव्ड पीपल, ओके। द कंट्री और प्लेस विच इम्पोजेज जीरो टैक्स, तो जीरो टैक्स नहीं लगता, कुछ ना कुछ टैक्स तो लगता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि किसी को नुकसान ना हो, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द कंट्री और प्लेस विच गिव्स एग्जाम्पशन इन टैक्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादातर जाकर के पैसा वहाँ पे जमा करते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा स्विस बैंक का, ठीक है, और भी कई बैंकों का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, विदेशों से पैसे अपने यहाँ मंगवाते हैं, कम से कम टैक्स लगाते हैं और इन्हें टैक्स हेवन बोलते हैं, क्योंकि लोग टैक्स बचाने के लिए इन देशों में अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये 90 क्वेश्चन हो गया। अब 91, बेस रेट। हमने पिछले क्लास में बहुत सारे रेट पे बात किया था, उसमें PLR पे बात किया था, प्राइम लैंडिंग रेट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेस रेट क्या होता है। तो बेस रेट RBI's इंस्ट्रूमेंट फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ मनी फ्लो नहीं, एंड इंटरेस्ट रेट बिलो विच कमर्शियल बैंक डू नॉट गिव लोन्स टू कस्टमर, बिल्कुल ये आंसर बी। क्योंकि कई बार होता है कि बैंक क्योंकि हमारे यहाँ
अभी हमने देखा कि विजय माल्या केस और नीरव मोदी केस, और इसमें बैंकों ने अपने सोर्स पर या अपने रिस्क पर लोगों को पैसे दे दिए और फिर वो पैसे रिकवर नहीं कर पाए। तो इसमें एक चीज डिसाइड की गई कि बेस रेट एक रखते हैं, उससे कम रेट पर आप किसी को लोन नहीं दे सकते, चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो, राइट। इसी को बोलते हैं बेस रेट, और ये पीएलआर के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर हो गया इसका बी। अब आंसर पता चल गया तो बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एफडीआई के बारे में पूछा जा रहा है। एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज वेयर हायर इन फाइनेंशियल ईयर 2020 देन 2019। बिल्कुल सही बात है कि जितना एफडीआई फ्लो 2019 में नहीं था, उससे ज़्यादा फ्लो हुआ है 2020 में, राइट। अगर इस पे आंकड़े पर जाएं तो लगभग 34 बिलियन डॉलर 2019 में था, और अभी शायद 44 या 45 है, ठीक है। 2020 में ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ अपने यहाँ, बिल्कुल सही बात है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिसीव्ड द बल्क ऑफ इक्विटी फ्लोज। नहीं, ये गलत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा एफडीआई नहीं मिला है, ये ज़्यादातर मिला है पेट्रोलियम, गैस, और जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं आते, ठीक है। तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट ही पूछ रहा है तो आंसर सी। ओके। विथ रेफरेंस टू इकोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग। ये भी क्लास 7 या 8 की बुक में है, ठीक है। इकोलॉजी इज सब्जेक्ट इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और बिटवीन द लिविंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट आर स्टडीज, राइट। In these various organisms not only survive but also adapted to their environment in term of reproduction। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। और क्या पूछ रहा है ये? करेक्ट, राइट। तो ये ऑप्शन, ये पहला स्टेटमेंट भी सही है। इकोलॉजी में क्या होता है, वहाँ स्पीसीज, जीव और जंतुओं के बीच इंटरेक्शन और लिविंग एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, और इस पर स्टडी किया जाता है, ठीक है। इकोलॉजी का पार्ट हो गया। फिर इन दिस वेरियस ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली सर्वाइव, ये केवल सर्वाइव नहीं करते बल्कि उसके अनुकूल भी हो जाते हैं और वहाँ पर रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इकोलॉजी का पार्ट हो गया। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, बोथ 1 and 2 आंसर हो जाएगा, राइट। 94 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलियन बस फायर। ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ दिन पहले एक बहुत भीषण आग लगी हुई थी जिसमें काफ़ी जान और माल का नुकसान हुआ। जंगल बहुत जले और जंगल में बहुत सारे प्राणियों के या तो घर उजड़ गए या वो मर गए, उसमें जल गए, ठीक है। तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलियन बस फायर। तो इससे विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस फायर। बिल्कुल सही है, ये ज़्यादातर विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में ही फैला हुआ था, राइट। दिस फायर इज बिलीव्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल यही इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से गर्मियों के दिन में जंगल बहुत हीट हो जा रहे हैं और वहाँ पर आग लग जा रही है, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग को एक कारण उसमें बताया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, करेक्ट पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा सी, राइट। 95 नंबर क्वेश्चन बस हो गया है, 10 मिनट और लगेंगे आप लोगों के, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट गैस लीक इन विशाखापट्टनम। हाँ, विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ था और द लीक्ड गैस इन दिस एक्सीडेंट वाज स्टायरिन। बिल्कुल सही बात है, यही गैस था, स्टायरिन इसका नाम है, राइट। मैनी पीपल वर फाउंड सफरिंग फ्रॉम फेंटिंग, सेमी कॉन्शियस and other health issues from this gas, right, including nauseous, difficulty breathing, skin rashes and eye pain etc। ये सारी शिकायतें मिली थी लोगों को, ये परेशानी हुई थी, राइट, स्टायरिन गैस से, और ये विशाखापट्टनम में हुआ था।
करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है तो बी एंड सी, सॉरी एक और दो दोनों सही होंगे, आंसर हो जाएगा सी, राइट। Which of the following play an important role in determining the vegetation of an area, right? तो उस एक एरिया में वेजिटेशन के लिए कौन कौन से इसमें से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेजिटेशन के लिए, राइट। तो हम जानते हैं कि पीएच क्या होता है, कि मिट्टी अगर उसका पीएच मान कम है तो इसका मतलब वो खारा है, और खारा होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगा। जैसे हम आगे पढ़ेंगे लैटराइट मिट्टी के बारे में, राइट। तो लैटराइट मिट्टी यहाँ पर वेजिटेशन होने में बहुत समस्या आती है, ठीक है। और इसके अलावा पीएच मान अगर बहुत ज़्यादा हो गया तब भी परेशानी है, तो ये बैलेंस होना चाहिए, राइट। फिर मिनरल कंपोजिशन, बिल्कुल वहाँ के मिनरल कंपोजिशन ही डिसाइड करते हैं कि वेजिटेशन कितना ज़्यादा होगा या कैसा होगा, ठीक है। जब मिट्टी पढ़ेंगे सॉइल, उसमें ये चैप्टर आएगा। फिर टोपोग्राफी, जैसे आप मैदानी क्षेत्र में हैं वहाँ पे वेजिटेशन का स्तर, और आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइए वहाँ पर वेजिटेशन का स्तर अलग रहेगा, राइट। तो ये तीनों चीज़ें करेक्ट हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 एंड 3, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग different types of thick grained spores are formed which help them to survive in adverse condition and support condition as an sprout when suitable environment is available, right। ठीक है, तो 97 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछना चाह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले जीवाणु बनते हैं जिसमें उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता मिलती है, राइट। तो इसमें बैक्टीरिया, फंगी और हायर प्लांट्स, राइट, ये करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हायर प्लांट नहीं आएंगे, केवल बैक्टीरिया और फंगी आएंगे, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 1 और 2, राइट, ठीक है। 98, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हैविंग अ थिक cuticle on the surface of the leaves settling as thorns, photosynthesis is done by flat stem. Which of the following are correct with respect to desert adaptation, right। हाँ, तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पत्तियों की सतह पर मोटी क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल यानी उसका ऊपरी सरफेस, हम कह सकते हैं उसकी त्वचा, राइट। तो हैविंग थिक कटिकल ऑफ द सरफेस, और दूसरा स्टेटमेंट है पत्तियों के कांटे के रूप में व्यवस्थित हो जाना, और इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनु द्वारा होना, उपयुक्त में से कौन सा मरुस्थलीय अनुकूलन के अनुकूल है, ठीक है। डिजर्ट एडाप्टेशन के लिए कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको यही बताना है। तो डिजर्ट एडाप्टेशन के लिए सही है कि उसके पत्ते मोटे होने चाहिए, यानी उसका सरफेस मोटा होना चाहिए पत्तों का, ताकि वहाँ से वेपराइजेशन कम हो सके, यानी कि वेपराइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण कम हो सके, ठीक है। और लीव सेटलिंग एज थ्रोन,
पत्तियों में कांटे होंगे, बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी, पत्तियों को काटे होंगे तो पत्ते छोटे होंगे, और बड़ी पत्तियां होने की वजह से, पत्ते बड़े होने की वजह से उसमें वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए, राइट। थर्ड है फोटोसिंथेसिस डन बाई फ्लैट सिस्टम। बिल्कुल, फ्लैट सिस्टम से फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें नमी बनी रहेगी और ये डिजर्ट में भी जिंदा रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट सही हुए, तो आंसर हमारा हो गया 1 2 3। ओके, थोड़ा सा टफ था, बहुत थोड़ा सा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को तैयार भी रहना चाहिए। 9th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कसकटा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कसकटा क्या है और इसमें करेक्ट सेंटेंस हमें चुनना है, राइट। कसकटा बेसिकली अमरबेल को बोलते हैं, ठीक है। और इस संदर्भ में क्या सही है? तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है, इसमें क्लोरोफिल और लीव्स पाई जाती हैं, और ये जिस होस्ट पर रहता है उसी से अपना पोषण लेता है। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमरबेल। क्लोरोफिल नहीं, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा। इसीलिए ये परजीवी पौधा एक दूसरे पेड़ों पर उनके सपोर्ट में रहता है, उन्हीं पर रहता है अमरबेल, ठीक है। कैटकस, कसकटा, सॉरी, कसकटा। तो ये दूसरे पौधों पर इसलिए रहता है कि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट सही हैं, 1 3, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, 100 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फॉस्फोरस साइकिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। कि फॉस्फोरस जैसे साइकिल होता है, वाटर साइकिल होता है, केमिकल साइकिल होता है, वैसे ही एक फॉस्फोरस साइकिल भी होता है। तो फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है कि इट इज नीडेड टू मेक शेल्स, बोन्स एंड टीथ etc in many animal, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है द नेचुरल स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इन द रॉक्स। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये दोनों सही हैं। इट इज नीडेड टू मेक शेल्स, बोन्स एंड टीथ etc इन मेनी एनिमल्स। फॉस्फोरस इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, नेचुरल स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इन द रॉक्स, राइट। ये दोनों सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ, और आप लोग टेस्ट पेपर में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।